जय हिंद साथियों। आज की इस क्लास में हम विज्ञान से संबंधित जितने भी आईएमपी क्वेश्चन हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये क्लास थोड़ी बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है, तो आप थोड़ा इसको पूरा देखिए और जितने भी मैंने इसमें क्वेश्चन सॉल्व कराए उन सारे क्वेश्चनों को आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं कि निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके लिए C10 संख्या गुणता प्राचल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल और तारपीन का तेल। तो इन चारों पदार्थों में से C10 नंबर किसके लिए लिखा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डीजल। डीजल के लिए हम क्या करते हैं, सामान्यतः C10 नंबर को लिखते हैं। ठीक है, जो कि उस ईंधन की गुणवत्ता को दर्शाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु का भाग नहीं होता है? तो बेसिकली किसी भी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है, लेकिन उसके अंदर किसी प्रकार का फोटॉन नहीं होता है। फोटॉन सूर्य के प्रकाश की किरणों का भाग होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि परमाणु नाभिक के अवयव हैं। परमाणु के नाभिक में कौन कौन सी छिपी होती हैं? तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए कि इसमें मुख्य रूप से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन छिपे होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है इसमें कि परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? तो नाभिक की खोज का श्रेय रदरफोर्ड को जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? रदरफोर्ड। अगला प्रश्न है कि रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संदर्भ होता है। तो जो चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है वह मुख्य रूप से अभिविन्यास को दर्शाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए प्रयुक्त होता है? तो इनमें से ऐसा कौन सा तत्व है जो कि मुख्य रूप से जल को जीवाणु से मारने के लिए, जीवाणु को नष्ट करने के काम में लिया जाता है? तो पहला ले रखा है ओजोन, दूसरा है इसमें क्लोरीन डाइऑक्साइड, थर्ड है हमारा क्लोरेमीन और लास्ट लिखा है उपयुक्त सभी। तो ये सभी प्रकार के जो पदार्थ यहाँ पे लिखे गए हैं ये सभी क्या करते हैं, जीवाणु को मारने में उपयोग में लाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न है इसमें कि जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या से तात्पर्य होता है कि उस परमाणु का परमाणु द्रव्यमान कितना है। तो ऊपर जो संख्या लिखी होती है उसको अपन बोलते हैं। तो यदि हम इसमें प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन की संख्या को आपस में जोड़ दें तो वह उसकी क्या कहलाती है, द्रव्यमान संख्या कहलाती है। तो 2 नंबर ये और 2 नंबर ये, सही आंसर क्या कहलाएगा हमारा 4। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है कि परमाणु में कक्षा को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। तो परमाणु में कक्षों को भरने के लिए, तो कक्षों से आशय किसका होता है, आपबाहु। तो आपबाहु का जो नियम होता है वह परमाणु में कक्षकों को भरने से क्या होता है, संबंधित होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है इसमें कि किसी तत्व के परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है तो उस तत्व का परमाणु भार कितना होगा? तो परमाणविक भार जो होता है वह प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़कर बनता है। तो प्रोटॉन है यहाँ पे 10, न्यूट्रॉन कितने हैं 12, दोनों को आप जोड़ेंगे तो वैल्यू कितनी निकलेगी 22। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा 22। आगे है कि परमाणु में नाभिक होते हैं। तो बेसिकली आप इसको ध्यान से देखिए, ये बीच वाला हिस्सा क्या होता है, नाभिक, और नाभिक में के अंदर क्या मिला होता है, प्रोटॉन, और बीच में क्या होता है, उसी में न्यूट्रॉन। तो इन दोनों का योगफल इतना इतना हिस्सा क्या कहलाता है, नाभिक, और इसके चारों ओर की जो रिंग बनी है उसको बोलते हैं अपन कोश, और उस कोश में क्या घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। इसको टिक कर लीजिए आप, क्योंकि इसमें ये गलत बना है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न है इसमें कि संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक पक्ष व उत्पाद पक्ष में
कितनी संख्या समान होती है? तो इसमें या फिर किसकी संख्या समान होती है? मोल, अणु, परमाणु या आयन? तो जब हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं तो उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो परमाणु होते हैं उनकी संख्या क्या होनी चाहिए? समान होना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि किसी तत्व के परमाणुिक भार को किससे व्यक्त किया जाता है? तो किसी भी तत्व का जो परमाणुिक भार होता है उसे AMU के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है इसी में कि किसी तत्व के गुणों का प्रदर्शन किस पर आधारित होता है? तो किसी भी तत्व में जो गुण रखे होते हैं वह उसके इलेक्ट्रॉन की संख्या को, उसके प्रोटॉन की संख्या को और उसके परमाणु क्रमांक की संख्या को दर्शाते हैं। तो किसी भी तत्व में गुणों का निर्धारण सदैव परमाणु क्रमांक के आधार पर निर्धारित किया जाता है। प्रश्न है इसमें कि इलेक्ट्रॉन वहन करता है 1 यूनिट ऋणावेश, 1 यूनिट धनावेश, 2 यूनिट ऋणावेश, 2 यूनिट धनावेश। तो इनमें से जो इलेक्ट्रॉन होता है वह केवल एक इलेक्ट्रॉन का ऋण आवेश वाला जो पार्ट होता है उसी को क्या करता है? वो वहन करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1 यूनिट ऋण आवेश। ठीक है। अगला प्रश्न है कि जल का वाष्प में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? प्राकृतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन या फिर जैविक परिवर्तन? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा? भौतिक परिवर्तन। इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई पदार्थ यदि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है और जब वापस उसको आप रिसाइकिल करो तो फिर से वो अपनी पहली वाली अवस्था में आ जाता है, तो उसी को अपन बोलते हैं उसका भौतिक परिवर्तन। ठीक है। तो जल को जब आप भाप में बदलोगे तो भाप बन जाएगी और भाप को ठंडा करेंगे तो वापस क्या बन जाएगा? जल। तो पुनः उसी में लौट सकता है, तो उसी को बोलते हैं उसका भौतिक परिवर्तन। अगला प्रश्न है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का मतलब होता है कि यदि हम किसी पदार्थ को की अवस्था में परिवर्तन कर रहे हैं और पुनः उस अवस्था में लौट के ना आए दोबारा, तो वो कहलाता है रासायनिक परिवर्तन। और पुनः उसी अवस्था में लौट के आ जाए वो, तो वो होता है भौतिक परिवर्तन। तो पहला है प्रिज्म से गुजरने वाले पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना, कि जब प्रिज्म में से गुजारेंगे तो 7 रंग होंगे और जब 7 रंगों को गुजारेंगे तो वापस क्या बन जाएगा? सफेद रंग। तो ये वाला जो परिवर्तन है पहला वाला, ये भौतिक परिवर्तन है। दूसरा है सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम होना। देखिए सब्जियों को पकाएंगे तो मुलायम हो जाएंगे और पकी हुई सब्जी से वापस हम वही सब्जी नहीं बना सकते कि आप कहें कि सब्जी बन गई है, वापस जो मार्केट से लेके आए थे वही की वही बनाओ, तो ये संभव नहीं है। तो ये वाला हिस्सा क्या होगा हमारा? रासायनिक परिवर्तन। एक और है नीचे सनी हुई मिट्टी का सूखने पर भंगुर हो जाना। मिट्टी को आप पहले क्या करें? पानी डालें तो मिट्टी गीली हो जाएगी, जब पानी उसका उड़ जाएगा मिट्टी सूख जाएगी तो वापस वो मिट्टी के रूप में आ जाएगी। तो ये कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। अगला है नमक का पानी में घुलना। नमक को पानी में घोलें फिर पानी को गर्म करें तो वापस नमक मिल जाएगा, पानी अलग हो जाएगा। तो ये रूप में कौन सा है? हमारा भौतिक परिवर्तन। तो ये बात आप इसमें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें कि धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यहाँ पे अलग अलग सूत्र लिखें तो सही आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट। Na2CO3 को हम धोने के सोडे के नाम से जानते हैं। ठीक है। चलिए अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें पादप शरीर क्रिया विज्ञान से संबंधित क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है कि पौधों में अप्रकाशिक अभिक्रिया जिसे आप बोलते हैं डार्क रिएक्शन कहाँ पर होती है? रिक्तिका में, ग्रेना में, स्ट्रोमा में और अवर्णी लवक में। तो पौधों के अंदर अप्रकाशित की जो अभिक्रिया होती है वह मुख्य रूप से कहाँ होती है? स्ट्रोमा के अंदर पूर्ण होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है इसमें कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पैदा होने वाली जो ऑक्सीजन है उसका स्रोत क्या होता है? ये हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो CO2 से, H2O से, क्लोरोफिल से या फिर मेजोफिल कोशिकाओं से। तो देखो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में ग्लूकोज भाग लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड भाग लेता है, हरित लवक क्लोरोफिल भाग लेता है और सूर्य का प्रकाश। तो ये सब मिलके और साथ में पानी भी होता है, तो ये सब मिलके भोजन बनाते हैं पेड़ पौधों के लिए। तो इनमें से केवल जो पानी है इस पानी से ही क्या मिलता है? हमें ऑक्सीजन का स्रोत पता चलता है। तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में जो ऑक्सीजन हमें मिलती है वो कौन देता है? हमें जल बना के देता है। ठीक है। तो इस बात को आप इसमें
याद रखिए। अगला प्रश्न है इसमें कि सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ पर चलती है? प्रकाश के लाल व नीले क्षेत्र में, हरे व पीले क्षेत्र में, नीले व नारंगी क्षेत्र में, बैंगनी और नारंगी क्षेत्र में। तो इन सभी रंगों में से जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है सबसे अधिक, यह कौन कौन से रंगों में ही होती है? तो लाल रंग में और नीले रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे तेजी से होती है इन सभी अन्य रंगों की तुलना में। अगला प्रश्न है, हमें जीवन देने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो हमें जीवन देने वाली जो ऑक्सीजन है पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से जो हाइड्रोजन और जल का या फिर जो वाटर होता है पानी, उसके टूटने से प्राप्त होती है। तो आप इस बात को याद रखेंगे कि पेड़ पौधों में जो जल होता है उसी के कारण ये सभी अभिक्रियाएं होती हैं प्रकाश संश्लेषण की, और उसमें जल टूटकर हमें क्या देता है? जीने के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है। अगला प्रश्न है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम अंधकार के समय पेड़ पौधों के साथ संबंध होता है? मतलब अंधेरे में जो सक्रिय होता है उसके बारे में हमें इसमें बात करना है। तो इसका जो ऑप्शन है वह पढ़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण और शोषण। तो देखिए अंधकार में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, तो इसका ये वाला आंसर तो क्या हो गया? गलत हो गया। श्वसन और बाष्पोत्सर्जन, देखिए बाष्पोत्सर्जन होता है सूर्य के प्रकाश में, तो ये वाला भी गलत है। बाष्पोत्सर्जन ये भी गलत है। चालन और श्वसन, पेड़ पौधे रात के समय श्वसन करते हैं और जो कि अंधकार में होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगला प्रश्न है इसमें कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधे पैदा करते हैं कार्बनिक द्रव, अकार्बनिक द्रव, खनिज और पोषक तत्व। तो मुख्य रूप से इसमें जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के द्वारा पेड़ पौधे स्वयं को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों को क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगला प्रश्न है इसमें कि पत्तों में दिखाई देने वाली जो शिराएं हैं वह क्या काम करती हैं? तो पत्तों में दिखाई देने वाली जो शिराएं होती हैं वह मुख्य रूप से चालन का काम करती हैं कि पेड़ पौधों में जल को और भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में क्या करती हैं? सहायता करती हैं, जिससे अपन क्या कहते हैं? चालन कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है कहाँ पर? क्लोरोफिल में, पेड़ पौधों की जो हरी पत्तियां होती हैं उनमें होता है। बाष्पोत्सर्जन पेड़ पौधों की पत्तियों के रंध्र में होता है, और भोजन का जो भंडारण होता है वह कहाँ होता है? आवरणी लवक में होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि परावैंगनी किरणें क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक कौन सा होता है? तो इन चार वर्णकों में से जो मुख्य वर्णक होता है जो कि पेड़ पौधों में यूवी से क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि देखो हमारे लिए प्रोटेक्शन के लिए क्या है? ओजोन लेयर है और मेलानिन है जो कि हमारी त्वचा का रंग बताता है। उसी प्रकार से पेड़ पौधों में जो जेंथोफिल होता है, जिससे अपन बोलते हैं पर्णपीत, ये क्या काम करता है? पेड़ पौधों को यूवी से प्रोटेक्ट करने में सहायता करता है। अगला बिंदु है इसी में कि क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या होता है? तो क्लोरोफिल में मुख्य रूप से मैग्नीशियम नाम का तत्व क्या होता है? उपस्थित होता है। अगला है कि पौधे ऊर्जा छोड़ते हैं। तो पौधे जब ऊर्जा छोड़ते हैं तो उस कंडीशन में उस अभिक्रिया का नाम क्या होता है? श्वसन में। प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा बनाते हैं और सांस लेने की प्रक्रिया में क्या करते हैं? वो ऊर्जा को छोड़ते हैं। बाष्पोत्सर्जन में पानी कम होता है और अंकुरण में क्या करते हैं? वो अपने बीज को अंकुरित करके पौधे का निर्माण करते हैं। तो इन चार प्रश्नों विकल्पों में से सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है इसमें कि कौन सा पदार्थ पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक तत्व की तरह काम करता है? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और बोरान। तो इनमें से जो बोरान तत्व होता है ये पेड़ पौधों में सूक्ष्म पोषक तत्व की तरह काम करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की लगभग उल्टी प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं? स्टार्च का पाचन, लोहे को जंग लगाना, फलों का पकना, लकड़ी का जलना। तो देखो इनमें से जितने भी नीचे लिखे सारे गलत हैं, केवल स्टार्च को पचा देना। तो पहले तो देखो क्या करते हैं? पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं ग्लूकोज के रूप में। जब वो भोजन जमा हो जाता है उनके पत्तियों में तो उसको वापस क्या करते हैं? वो डाइजेस्ट करते हैं, और उसी को क्या बोलते हैं अपन? स्टार्च का पाचन, जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के एकदम क्या होता है? विपरीत होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है कि पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति के परीक्षण के लिए
प्रयोग में लाए जाने वाला अभिकर्मक कौन सा होता है? आयोडीन विलयन, फेल्गिस विलयन, बेनेडिक्ट विलयन और मिनीलंस विलयन। तो इन चारों में से सही उत्तर क्या होगा? आयोडीन विलयन। आयोडीन विलयन की सहायता से, ये वाला ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। आयोडीन विलयन की सहायता से पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं उनमें स्टार्च की उपस्थिति का पता करते हैं। ये प्रश्न हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, आप इस बात को इसमें याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वह कौन सा पौधा है जो अपने भोजन के लिए कीटों को पकड़ लेता है? कौन कौन सा है? डहेलिया, यूटिकुलेरिया, साल्विया और वाल्मस। तो इनमें से जो यूटिकुलेरिया नाम का पौधा होता है ये अपने लिए नाइट्रोजन की आपूर्ति करने के लिए क्या करता है? कीटों को अपनी तरफ क्या करता है? आकर्षित करता है और उनका भक्षण करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। सूर्य की किरणों की तीव्रता का मापन किस यंत्र की सहायता से करते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? एक्टिवोमीटर। ये तो मैंने पहले से ही लिख रखा है। ठीक है, तो ये आप भी को भी इसका आंसर याद रखना है कि सूर्य की किरणों में जो तीव्रता होती है उसका मापन हम किससे करते हैं? एक्टिवोमीटर से करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि न्यूनतम संभव तापमान कितना होता है? ये बात मैंने आपको पहले क्लासेस में पढ़ाई है कि किसी भी वस्तु का सबसे कम से कम तापमान कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस। और इसी को हम क्या कह सकते हैं? 0 केल्विन कह सकते हैं। तीसरा प्रश्न है कि सूर्य का ताप किसके द्वारा मापा जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा इस तापमापी का? पायरोमीटर। पायरोमीटर से क्या करते हैं हम? अति उच्च तापमान का मापन करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है परम ताप पैमाना किसे कहते हैं? परम ताप पैमाना मैंने आपको पढ़ाया था पीछे कि जो केल्विन पैमाना होता है उसी का नाम क्या होता है? परम ताप पैमाना होता है। तो केल्विन पैमाने को ही क्या कहा जाता है? परम ताप पैमाना कहा जाता है। अगला प्रश्न है परम शून्य तापमान का मान कितना होता है? तो जो मान न्यूनतम संभव तापमान का होता है वही मान किसका होता है? परम शून्य तापमान। मतलब इसी तापमान को हम क्या कह सकते हैं? परम शून्य तापमान। तो फिर से आप आंसर वही का वही लिख दीजिए, 273 डिग्री सेल्सियस या फिर 0 केल्विन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि वेंचुरी मीटर से हम क्या मापते हैं? तो ये आपने पढ़ा होगा पहले कभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल के प्रवाह की दर। जल के प्रवाह की दर का मापन किया जाता है कि जो भी पानी बह रहा है वो कितनी दर से बह रहा है उसको हम किससे नापते हैं? वेंचुरी मीटर से नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? दाब को आप इंग्लिश में प्रेशर पढ़ते हैं, तो दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पास्कल। अगला प्रश्न है क्यूरी किसकी इकाई होती है? क्यूरी होता है रेडियोधर्मिता, रेडियो एक्टिव धर्मिता। इसका मतलब क्या होता है कि हमारे चारों ओर उपस्थित ऐसे पदार्थ जिनमें से विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्सर्जित होती हैं उसी को अपन बोलते हैं रेडियो एक्टिव धर्मिता। और ये किसने खोजा था? मैडम क्यूरी ने। इसलिए उन्हीं के नाम पे हम इसकी इकाई को क्या पढ़ते हैं? क्यूरी करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा बेंगलुरु। बेंगलुरु कहाँ पड़ता है? कर्नाटका में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो ये तो मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया लेकिन फिर भी आप इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे। डायप्टर। लेंस की क्षमता को किससे नापते हैं अपन? डायप्टर से नापते हैं। इसी को आप बोल सकते हैं पावर ऑफ लेंस। किससे मेजर करते हैं अपन? डायप्टर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीव्रता या प्रबलता का मात्रक क्या होता है? ये भी अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया है लेकिन फिर भी आपको ये याद रखना है क्योंकि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ध्वनि की तीव्रता या प्रबलता का मात्रक क्या होता है? डेसिबल। डेसिबल। और इसका सिंबल क्या होता है?
स्मॉल डी और स्मॉल बी। इसका मतलब क्या होता है तीव्रता का? ध्वनि का ऐसा गुण जिससे हमें ध्वनि या तो तेज सुनाई दे या फिर कैसे सुनाई दे, धीमे सुनाई दे, उसी को हम क्या बोलते हैं? ध्वनि की तीव्रता। यदि कोई भी व्यक्ति लगातार 80 डेसिबल तक की ध्वनि को सुनता है, कितना? 80 डेसिबल, तो वह किसका शिकार हो जाएगा? बहरेपन का। उसके कान बहरे हो जाएंगे। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष है। क्या है प्रकाश वर्ष? एक प्रकार की दूरी का मात्रक होता है। ये क्या होता है? दूरी का मात्रक। क्या नापते हैं हम इससे? कि सूर्य का जो प्रकाश होता है, एक साल में पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी दूरी तय करके आता है वो, उसकी लंबाई को ही हम क्या बोलते हैं? एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। ये वैल्यू भी हमें इसमें याद रखना है। अगला प्रश्न है, एक चंद्रमास बराबर होता है। तो इसका मतलब क्या है? कि चंद्रमा पर एक महीने में कितने दिन होते हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं? चंद्रमास। तो आंसर क्या हो जाएगा? 28 डेज। 28 दिन को हम क्या बोलते हैं? एक चंद्रमास कहते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि एक साल में कितने चंद्रमास बनेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा? 13 चंद्रमास। और साथ में एक दिन एक्स्ट्रा निकल के आएगा। ठीक है, ये मैंने पीछे सिखाया है, आप वहाँ से उसको पढ़ सकते हैं। पहली क्लास में, पहली या दूसरी क्लास में मैंने आपको ये पढ़ाया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, समुद्र की गहराई का मापन किसके द्वारा करते हैं? तो समुद्र की गहराई को मापते हैं फैदोमीटर से। फैदोमीटर। और इसमें एक और वैल्यू याद कर लेना आप कि एक फैदम मतलब कितना होता है? एक फैदम बराबर होता है 10⁻6 मीटर। तो ये बात आप इसमें याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कार्य का एसआई या एमकेएस मात्रक क्या है? तो कार्य का एसआई या एमकेएस मात्रक होता है क्या? जूल। यदि आपसे इसी में पूछें कि कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? अर्ग। और एक जूल में कितने अर्ग होते हैं? तो आंसर आएगा 10⁻7 अर्ग होते हैं। तो इसमें ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला है, एक रेडियन बराबर कितना होता है? ये भी मैंने पीछे आपको पढ़ाया है। एक रेडियन बराबर होता है 57.32 डिग्री के बराबर। तो ये वैल्यू हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यदि इससे क्वेश्चन बनता है तो आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए। और साथ में इसके कुछ न्यूमेरिकल भी पीछे मैंने कराए हैं आपको, तो आपने यदि वीडियो को नहीं देखा है तो पीछे आप उसको देख सकते हैं। और जितनी भी वीडियो मैंने अभी तक बनाई है, आपको पढ़ाया है, उनका यदि आपको पीडीएफ चाहिए, हैंड राइट नोट्स, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पार्सेक किसका मात्रक होता है? तो पार्सेक होता है दूरी का मात्रक। दूरी मापने का मात्रक। और ये दूरी को मापने का सबसे बड़ा मात्रक होता है। ठीक है, और एक पार्सेक बराबर कितना होता है? 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। देखिए, जो भी प्रश्न दिया जाता है उससे संबंधित जितने भी तथ्य आपको पता है वो सब आपको कमेंट करके बताना है, मेरे बोलने से पहले बताना है आपको। ठीक है, साथ साथ में आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। जैसे जैसे क्लासेस आपकी आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे हम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, और इसकी भी आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन आपको पहले सॉल्व करना है, उसके बाद मिलेगी अगली क्लास में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। एक फर्मी बराबर कितने मीटर होता है? तो एक फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। इस बात को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मात्रकों की एसआई पद्धति कब लागू हुई थी? तो मात्रकों की एसआई पद्धति वर्ष 1971 में लागू हुई। कब हुई थी लागू? 1971 में। और ये पद्धति पहली बार कब बनाई गई थी, मतलब इसका निर्माण कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1960। एसआई पद्धति का निर्माण कब किया गया था? 1960 में। और ये पूरे विश्व भर में लागू कब हुई थी? 1971 में। दोनों सन आपको याद रखना है।
अगला है खगोलीय इकाई क्या है। खगोलीय इकाई का मतलब होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसकी वैल्यू क्या होती है 1.497 इंटू 10⁻11 मीटर। ये कहाँ से कहाँ तक की दूरी होती है, सूर्य से लेकर कहाँ तक की, पृथ्वी तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, खगोलीय इकाई कहते हैं। तो खगोलीय इकाई क्या है, दूरी का मात्रक है। पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी या सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी क्या कहलाती है, हमारी खगोलीय इकाई कहलाती है। अगला प्रश्न है ल्यूमेन किसका मात्रक है। तो ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया है पीछे, ठीक है, तो फिर भी आप इसको यहाँ पे पढ़ लीजिए। ल्यूमेन होता है बैरोमीटर में पारे का तल एकाएक गिरना। मतलब बैरोमीटर से क्या नापते हैं हम, वायुमंडलीय दाब को नापते हैं। यदि उसमें जो पारे का प्रयोग किया गया है वो सडनली क्या हो जाए, नीचे की तरफ डाउन होने लगे, उसकी जो रेंज है या उसका जो ग्राफ है वो एकदम से क्या आ जाए, नीचे आ जाए गिरकर पारे का, तो इसका मतलब है कि हमारे चारों तरफ का जो मौसम है उसमें क्या आने वाला है, तूफान आने वाला है। तो इस बात को आप याद रखिएगा, हमारे लिए ये क्वेश्चन क्या है, इम्पोर्टेंट है कि बैरोमीटर से किसको नापते हैं, वायुमंडलीय दाब को नापते हैं। बैरोमीटर यंत्र में किसका प्रयोग करते हैं, पारे का प्रयोग करते हैं। जब ये पारा अचानक से नीचे गिर जाता है तो हमारे वायुमंडल में क्या आना शुरू हो जाते हैं, तूफान आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। ये मैंने आपको पीछे पढ़ाया है, क्या होता है, एम्पियर। और विद्युत धारा को मापने वाला जो यंत्र होता है वह कौन सा होता है, अमीटर। क्या होता है, अमीटर। और किसी भी आदर्श अमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वह क्या होना चाहिए, हमेशा 0 के बराबर। और किसी भी वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए, अनंत होना चाहिए। तो ये 2 पॉइंट जो मैंने अभी बोले हैं वो आपको अच्छे से याद रखना है, इम्पोर्टेंट है दोनों। हालांकि हम इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है कि खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं। खाद्य ऊर्जा मतलब खाने की ऊर्जा जो होती है, भोजन से जो हमें प्राप्त होती है उस ऊर्जा को, तो उसको नापते हैं अपन कैलोरी में। यदि आप कोई भी खाने का पैकेट लेने जाएंगे तो उसके पीछे उस पैकेट में क्या क्या मिला गया है या कौन कौन से कंपोनेंट उसमें डाले गए हैं, तो उनकी सभी से प्राप्त होने वाली ऊर्जा कैलोरी में लिखी होती है। तो खाद्य पदार्थों को हम किस इकाई में नापते हैं, कैलोरी में नापते हैं। ठीक है, और कैलोरी क्या होती है, ऊष्मा का सीजीएस मात्रक होती है। ये मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। ठीक है, अगला है दूध का घनत्व किस उपकरण की सहायता से मापा जाता है। दूध की शुद्धता का तो पढ़ा है हमने कि लैक्टोमीटर से नापते हैं। तो दूध की जो घनत्व होता है उसका, तो वो भी किससे नापा जाता है, लैक्टोमीटर। दोनों ही चीज़ें कैसे नापी जाती हैं, लैक्टोमीटर की सहायता से मापी जाती हैं। तो इस बात को आपको इसमें याद रखना है। अगला प्रश्न है कि तने की वृद्धि दर किस यंत्र से मापी जाती है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑक्जेनोमीटर। ऑक्जेनोमीटर ये एक प्रकार का मशीन होता है जिसकी सहायता से हम जो भी पेड़ का तना है उसमें किस दर से वृद्धि हो रही है उसको हम मापते हैं। ठीक है, और यदि आपसे पूछा जाए कि पेड़ पौधों की आयु का मापन किससे किया जाता है, तो उन पेड़ पौधों पे छोटी छोटी ऐसी रिंग्स बनी होती हैं। एक रिंग का मतलब होता है 1 साल, और इसको अपन बोलते हैं डेंड्रोक्राइनोलॉजी। डेंड्रोक्राइनोलॉजी। फिर से थोड़ा रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। पेड़ पौधे के तने की वृद्धि की दर किससे नापते हैं, ऑक्जेनोमीटर से। पेड़ पौधों की आयु किससे ज्ञात करते हैं, उन पर पाए जाने वाली एक पतली पतली गोल गोल ऐसी रिंग बनी होती है उन रिंग से, और रिंग को हिंदी में कहते हैं अपन क्या, वलय। और पेड़ पौधों की आयु के अध्ययन को क्या बोलते हैं, डेंड्रोक्राइनोलॉजी कहते हैं। ठीक है, या फिर डेंड्रोलॉजी भी आप इसको पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है। ये प्रश्न थोड़ा यूनिक है,
आप इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डोमोग्राफी। क्या होता है? डोमोग्राफी। जनसंख्या के अध्ययन को हम डोमोग्राफी कहते हैं। अगला प्रश्न है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है आपका कैंडेला। इसे आप पढ़ते हैं लुमिनियस इंटेंसिटी, तो क्या हो जाएगा? स्मॉल CD। कैंडेला की सहायता से हम ज्योति तीव्रता को मापते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ताप प्रवणता व चाल प्रवणता कैसी राशि है? कैसी मतलब ये राशि सदिश है या फिर ये राशियां अदिश हैं, इसके बारे में आपको बताना है। स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी। पीछे मैंने आपको पढ़ाया था कि जब भी आपसे बात की जाए प्रवणता के संदर्भ में, तो वही राशियां सभी कैसी होती हैं? सदिश राशियां होती हैं। तो अदिश क्या हो जाएगा? इसका गलत आंसर हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? सदिश राशि। अगला प्रश्न है इसी में, संपूरक मात्रकों की संख्या कितनी है? संपूरक मतलब सप्लीमेंट्री। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है हमारा रेडियन और दूसरा क्या होता है इसमें? स्टेरेडियन। तो कुल कितने मात्रक हो गए इसके? 2 मात्रक हो गए। रेडियन से हम समतल कोण को नापते हैं और स्टेरेडियन से हम ठोस या घन कोण को नापते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। 1 नैनोमीटर का मतलब कितना? मतलब इसमें कितने मीटर होते हैं? तो ये होते हैं 10⁻⁻⁹ मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ओजोन परत की मोटाई का मापन हम किससे करते हैं? तो ओजोन परत की मोटाई का मापन किया था डॉप्सन से। ये पीछे मैंने आपको पढ़ाया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ओजोन परत का सूत्र क्या होता है? यदि आपसे पूछें कि हमारे पृथ्वी की सतह से जो 30 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर उपस्थित है O3, उसी को क्या बोलते हैं अपन? ओजोन लेयर। और ये किस अवस्था में होती है? गैसियस फॉर्म में होती है, गैसीय अवस्था में होती है। या इस तरह से आप प्रश्न पूछ सकते हैं एक और इसमें कि वायुमंडल में जितनी भी गैस हैं उनकी मोटाई को हम कैसे मापते हैं? तो आंसर हो जाएगा डॉप्सन। ठीक है, स्पेशली ओजोन के लिए यूज करते हैं, इसलिए क्वेश्चन ओजोन से पूछा जाता है। अगला है 1 क्यूसेक बराबर कितना लीटर पानी होता है? तो 28.3 लीटर समथिंग ये क्या होता है? पानी होता है, जो कि हमें क्यूसेक के बारे में पढ़ना होता है। क्यूसेक क्या होता है? कि पानी के बहने की दर को बोलते हैं अपन क्यूसेक, कि 1 सेकेंड के हिसाब से 1 घन क्यूबिक मीटर में कितना पानी बह रहा है। तो 28.371 लीटर पानी इसमें बहता है। अगला प्रश्न है 159 लीटर मतलब क्या होता है? 159 लीटर मतलब होता है आपका बैरल। बैरल से क्या नापते हैं अपन? कच्चा तेल नापते हैं। कच्चा तेल हमें कहाँ मिलता है? क्वेश्चन पूछेगा। तो पृथ्वी के अंदर बहुत वर्षों पहले, हजारों लाखों वर्षों पहले बहुत से जीव जंतु मतलब की मृत्यु होने के बाद में एक के ऊपर एक परत बनती गई, जिसे आप क्या कहते हैं? अवसादी। एक आपने शब्द सुना होगा जीवाश्म, फॉसिल, तो उन्हीं से निर्मित होती है अवसादी चट्टानें। यदि आपसे प्रश्न पूछें कि कच्चा तेल या पेट्रोलियम पदार्थ हमें कौन सी चट्टानों में मिलते हैं, तो आंसर हो जाएगा अवसादी चट्टानें। और कच्चे तेल का मापन किससे करते हैं? बैरल से। और एक बैरल कितना होता है? 159 लीटर के बराबर होता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा मात्रक समय का मात्रक नहीं है? चंद्रमास। चंद्रमास तो वही समय का मात्रक होता है। इसमें तो बात करते हैं हम चंद्रमास में, क्योंकि 28 दिन की अवधि को एक चंद्रमास कहते हैं। अधिवर्ष का मतलब होता है आधा साल, मतलब 6-6 महीने के अंतराल को बोलते हैं अपन अधिवर्ष। ठीक है, प्रकाश वर्ष होता है क्या? सूर्य के प्रकाश के द्वारा एक साल में चली गई दूरी, मतलब ये मात्रक किसका है? दूरी का मात्रक है। सौर मास क्या होता है? पृथ्वी पर एक महीने में कितने दिनों की अवधि होती है? तो या तो एक महीने में 30 दिन होते हैं, या 31 होते हैं, या 28 होते हैं, या कितने होते हैं?
ये भी होती है इसमें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश वर्ष। वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के संचरण को क्या कहते हैं? जब वायु नीचे से ऐसे बह रही है क्षैतिज रूप से, तो इसके बहने की जो ऊष्मा का संचरण होता है इसमें, तो उसका नाम होता है अभिवहन। अभिवहन, इस बात को आप याद रखिएगा। ये मैंने पीछे आपको नहीं पढ़ाया है, लेकिन इसके बारे में आप याद रखिए। हमारे चारों ओर जो वायु बह रही है उसके बहने का जो तरीका है उसी का नाम क्या होता है? अभिवहन होता है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है इसमें कि ऊष्मा प्रवाह निम्नलिखित में से किसके अंतर का परिणाम होता है? तो ये बात मैंने आपको पीछे पढ़ाई है कि जब तक तापमान में अंतर नहीं होगा तब तक ऊष्मा का प्रवाह नहीं होगा। तो जब दो अलग अलग बिंदुओं को, या इस पहले वाले बिंदु जब हम गर्म कर रहे हैं तो यहाँ पे ताप की मात्रा अधिक होगी, यहाँ पे क्या होगा? कम। तो तापमान के अंतर होने की वजह से क्या होता है? ऊष्मा का प्रवाह पूर्ण होता है। अगला है संघनन क्या होता है? संघनन का मतलब क्या होता है? जब कोई भाप धीरे 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 ठंडी होकर काय में बदल जाए? पानी में बदल जाए, तो इसी घटना को अपन क्या बोलते हैं? संघनन कहते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप इसमें याद रखिएगा कि संघनन क्या होता है। वातानुकूलन का मतलब होता है एयर कंडीशनर। ये क्या क्या करता है? हमारे कमरे के अंदर के तापमान को कम करता है। ठीक है, साथ ही साथ आर्द्रता को भी कम करता है, और जो हमारे कमरे में वायु बह रही है उसकी मात्रा को भी कम या ज़्यादा करता है। इसका अर्थ है एक एयर कंडीशनर जो सिस्टम होता है वह सभी प्रकार की इन चीज़ों को क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है इसमें कि शरीर से गर्मियों में पसीने आने का मुख्य उपयोग क्या होता है? इसका मतलब क्या है? जब गर्मी के दिनों में हमारे शरीर से पसीना आता है, इसका मतलब होता है कि शरीर अंदर से क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। और जब किसी की सतह से पसीने के रूप में या पानी के रूप में जल वाष्प बाहर निकलता है तो वह वस्तु कैसी हो जाती है? ठंडी हो जाती है। तो इसका जो मुख्य कारण है वह क्या होता है? शरीर से पसीना इसलिए बाहर निकलता है क्योंकि गर्मी के दिनों में शरीर अंदर से गर्म होता है, और उस गर्म शरीर को ठंडा करने के लिए शरीर अपने अंदर जो पानी की मात्रा है उसको बाहर निकालना शुरू कर देता है पसीने के रूप में, जिससे शरीर ठंडा होने लगता है। तो शरीर को ठंडा रखने के लिए गर्मियों के दिनों में हमारे शरीर से क्या निकलता है? पसीना निकलता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटोमोबाइलों में हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित होते हैं? ये बात मैंने आपको पीछे पढ़ाई है। ये आधारित होती है पास्कल के नियम पर। पास्कल का नियम द्रवों में लगता है। जब कोई बंद पात्र होता है और उस बंद पात्र के ऊपर हम कोई बल लगाते हैं तो उस द्रव के अंदर एक समान रूप से दाब उत्पन्न होता है प्रत्येक कण पर। उसी को अपन क्या बोलते हैं? पास्कल का नियम। तो हाइड्रोलिक ब्रेक किस पे काम करते हैं? पास्कल के नियम पर काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है ऐसा निकाय जिसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है उसे अपन क्या कहते हैं? उस निकाय का नाम होता है रुद्धोष्म। रुद्धोष्म प्रक्रम। जैसे जो थर्मस हमारे पास है, यदि आप उसमें गर्म पानी भर दें तो अंदर पानी गर्म बना रहेगा, बाहर भले ही बरसात होती रहे। तो बाहर का तापमान अंदर नहीं जा पाएगा और अंदर का तापमान बाहर नहीं जा पाएगा, मतलब इसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, इसलिए इसका नाम क्या होता है? रुद्धोष्म प्रक्रम। अगला क्वेश्चन है कि वर्षा की बूंदों का आकार गोल होता है, किसकी वजह से होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा पृष्ठ तनाव की वजह से। ऐसा क्यों हो पाता है? पृष्ठ तनाव के कारण हो पाता है। दूसरा क्वेश्चन है केशिकत्व। ये फिर से मैंने गलत लिख दिया है, इसको सही लिख दे रहा हूँ जब तक आप इसका आंसर लिखें। केशिकत्व किसके विरुद्ध काम करता है? तो केशिकत्व होता क्या है? नीचे से ऊपर जाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं? केशिकत्व कहते हैं। जब कोई द्रव पदार्थ किसी वस्तु के सहारे
नीचे से कहाँ जाता है, ऊपर की तरफ। तो जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर जाती है तो वह गुरुत्वीय जो बल होता है या जो गुरुत्वाकर्षण होता है उसके विपरीत काम करती है। तो इसका आंसर आ जाएगा ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें कि आर्किमिडीज का सिद्धांत आधारित होता है, या फिर आप कहें कि आर्किमिडीज के सिद्धांत से हम कौन सा बल निकालते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा उत्प्लावन, उत्प्लावन बल, जिसे आप बोलते हैं बायोन्स फोर्स। इसका मतलब होता है जब कोई वस्तु को हम किसी द्रव पदार्थ में डुबोते हैं तो वह वस्तु उस पानी की सतह के ऊपर तैरने लगती है, क्योंकि द्रव उस वस्तु के ऊपर एक बल लगाता है, उसी को अपन बोलते हैं उत्प्लावन बल। और ये किसने दिया था हमको, आर्किमिडीज ने दिया था। है प्रत्यास्था दृढ़ता गुणांक का एसआई मात्रक होता है। तो ये मैंने पीछे आपको लिखवाया है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। जब हम किसी रबड़ को या किसी वस्तु को खींचते हैं तो वह क्या हो जाती है, खिंच जाती है, और छोड़ते हैं तो वापस अपनी पुनः अवस्था में वापस आ जाती है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रत्यास्था दृढ़ता गुणांक, या इसी के गुण को दर्शाने वाली वस्तुओं को हम प्रत्यास्था कहते हैं। और इसका ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है कि फुहारा या स्प्रेयर किस सिद्धांत पे काम करता है। ये काम करता है बर्नौली की थ्योरम पर। बर्नौली की जो प्रमेय होती है उस पर ये काम करता है। अब ये बर्नौली की प्रमेय क्या होती है, जब किसी निकाय के अंदर का तापमान कुछ, अंदर का दाब अलग है और बाहर का दाब अलग है, तो उन दाबों के अंतर को बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, बर्नौली थ्योरम का। किसका प्रयोग करते हैं अपन, बर्नौली। ये एक वैज्ञानिक है जिन्होंने इसको बताया था। तो फुहारा किस सिद्धांत पर आधारित होगा, बर्नौली की प्रमेय पर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक श्यानता किस पदार्थ की है। तो इनमें से सबसे ज़्यादा जो श्यानता होती है वह तेल की होती है, क्योंकि तेल पानी, पेट्रोल और दूध की तुलना में सबसे ज़्यादा क्या होता है, गाढ़ा होता है। तो जो वस्तु जितनी ज़्यादा गाढ़ी होती है उसकी श्यानता उतनी ही अधिक होती है। और श्यानता का ऐसा ही मात्रक होता है पॉइज। ये बात मैंने पीछे आपको बताई है, तो इस बात को भी आप पढ़िएगा। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, पॉइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइफ जैकेट का सिद्धांत क्या है, या फिर लाइफ जैकेट किस सिद्धांत पे काम करती है। तो लाइफ जैकेट सामान्यतः दो चीज़ों पे काम करती है। एक होता है उत्प्लावन बल, क्योंकि इसी की वजह से वस्तुएं क्या करती हैं, पानी में तैरना शुरू करती हैं। और साथ में इसी में आएगा आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो इन दोनों चीज़ों पे क्या करती हैं, ये निर्भर करती है। थोड़ा बहुत उसके घनत्व पर भी निर्भर करेगा, लेकिन सबसे पहले आपके ये दोनों तथ्य आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा वायु में ऊपर जाने पर फट जाता है। आपने कभी देखा हो इस गुब्बारे को, नॉर्मल गुब्बारा लीजिए, उसको आप हवा भर के छोड़ दीजिए ऊपर आसमान में, तो कुछ ऊंचाई पर पहुंचने के बाद वह गुब्बारा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, फट जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अधिक ऊंचाई पर वायुमंडल का जो दाब होता है, जिसे आप पढ़ते हैं वायुमंडलीय दाब, वह क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और वायुमंडलीय दाब कम होने की वजह से गुब्बारे के अंदर का दाब अधिक हो जाता है, जिससे गुब्बारा क्या हो जाता है, फूट जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय दाब के कम होने की वजह से हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा अधिक ऊंचाई पर पहुंचकर फूट जाता है। अगला प्रश्न है कि जब बर्फ पिघलती है तो इसका आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, द्रव्यमान बढ़ता है या द्रव्यमान घटता है। तो देखो, बर्फ यदि आपने थोड़ा सा 100 ग्राम ले रखी है और जब आप उसको पिघला देंगे और जब वो पानी में परिवर्तित हो जाएगी तो उसका जो द्रव्यमान होगा तब भी कितना होगा, 100 ग्राम ही रहेगा। तो इस कंडीशन में द्रव्यमान पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके आयतन में कमी या वृद्धि हो सकती है। सामान्यतः जब कोई वस्तु ठोस अवस्था में होती है तो उसका जो आयतन होता है वो ज़्यादा होता है, और जब वो द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है
तो उसका आयतन पहले की तुलना में थोड़ा क्या हो जाता है, घट जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा कि जब बर्फ पिघलेगी तो उसके आयतन में पहले से क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। अगला प्रश्न है, उत्प्लावी बल निर्भर करता है। तो उत्प्लावी जो बल होता है ये सामान्यतः किस पे निर्भर करता है, जो द्रव है या फिर जो हमारे पास वस्तु है उस वस्तु के आभासी भार पर। आर्किमिडीज का सिद्धांत हमसे कहता है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव पदार्थ में आंशिक या पूर्ण रूप से तैरती है तो उस वस्तु के द्वारा हटाया गया जो भार होगा पानी का, वह उसके द्वारा लगाए गए उत्प्लावन बल के क्या होगा, बराबर होता है। तो जब हम उत्प्लावन बल की बात करते हैं तो उस ये वस्तु के आभासी भार के क्या होता है, बराबर होता है, और उसी चीज पर ये क्या करता है, निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेल की पटरियों के नीचे चौड़े आकार के लकड़ी या फिर सीमेंट के पट्टे लगाए जाते हैं। पटरी आपने सभी ने देखी होगी, उसके नीचे सीमेंट के छोटे लंबे लंबे ब्लॉक लगे होते हैं। तो वो ब्लॉक क्यों लगाए जाते हैं, ऐसा क्या जरूरत पड़ जाती है? तो जब ट्रेन उसके ऊपर ट्रैक पर चलना शुरू करती है तो ट्रेन का वजन क्या होता है, बहुत ज़्यादा भारी होता है। तो उस वजन को नीचे वाला जो सरफेस है ट्रैक, वह झेल सके, उसको महसूस कर सके या उसको सहन कर सके, तो उसके लिए चौड़े गत्ते होते हैं। ये क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि चौड़े गत्ते का मतलब क्या है कि क्षेत्रफल का मान क्या हो जाएगा, ज़्यादा, जिससे उस पटरी के ऊपर जो दाब का मान लगेगा वह क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जो चौड़े लकड़ी के गत्ते होते हैं ये इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि चौड़े गत्तों का क्षेत्रफल ज़्यादा होता है, जिससे नीचे जो ट्रैक है उसके ऊपर दबाव क्या लगेगा, कम, और ट्रेन आसानी से क्या हो जाएगी, ट्रैक पर चलने लगेगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ये दाब के कम होने की वजह से लगाए जाते हैं या दाब को कम करने के लिए लगाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्र की अपेक्षा नदी में तैरना आसान है, ऐसा क्यों है? देखिए इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं क्योंकि नदी की नदी के पानी का जो घनत्व होगा वह समुद्र के पानी की तुलना में कम है, जिससे क्या होता है, आसानी से तैरना हो पाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, थर्मोस्टेट एक यंत्र है जो मापता है। तो थर्मोस्टेट आपने यदि कभी नाम सुना हो तो ये लगा होता है फ्रीजर में। जो हमारे घर में फ्रीज है उसके अंदर एक डब्बा बना होता है जिसमें वस्तुएं क्या होती हैं, ठंडी होती हैं, और मेन फंक्शन उसी का होता है उसमें। तो फ्रीजर के अंदर क्या लगा होता है, थर्मोस्टेट। ये क्या काम करता है, एक ऐसा निकाय जिसके अंदर ऑटोमेटिक टेम्परेचर को बढ़ाया जा सकता है या कम किया जा सकता है, उसी को बोलते हैं अपन थर्मोस्टेट। तो ये एक यंत्र है जिसकी सहायता से हम तापमान को स्वतः तापमान को ऑटोमेटिक लेते हैं, हम ऑटोमेटिक कंट्रोल करता है या फिर नियंत्रित करता है। आपको अलग से करने की जरूरत नहीं होती इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। चलिए सबको मिलाते हैं, पहले आप लोग मिला लीजिए फिर मैं मिला देता हूँ सबको। सबसे पहले लिखा है भूकंप। तो भूकंप भैया किससे मापा जाता है, सिस्मोग्राफी से। ऊंचाई को मापने वाला यंत्र अल्टीमीटर। विद्युत धारा का मापन किया जाता है अमीटर से। स्प्रिंग तुला के द्वारा नापते हैं दाब को। लास्ट में लिखा लक्स मीटर, इसकी सहायता से हम नापते हैं प्रकाश की तीव्रता को। तो ये हमारे कुछ प्रश्न थे जो कि आज हमने इस कक्षा में पढ़े और जाने। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।